सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक हैं इसको आज कंप्लीट करते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं 20-22 विशेषताओं का अध्ययन किया था। और अब हम जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो बड़े प्रश्न भी बनते हैं और उन बड़े प्रश्नों से छोटे प्रश्न भी बनते हैं। अर्थात हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं उन सभी को अच्छी तरीके से याद करना है। पिछली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई उसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करवाया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो अब ज़्यादा चांस हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बनते हैं। तो अपन अब चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। पहला भाग था घोषणात्मक भाग, दूसरा भाग था उद्देश्य भाग और तीसरा भाग था विवरणात्मक भाग। तो हम इन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो उनके अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। उसके 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, 2 भाग हैं, घोषणात्मक भाग और उद्देश्यात्मक भाग। इन दोनों का हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। अब हमारा एक पार्ट और बचा है, वो है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग में भी हमने न्याय और इसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों पर चर्चा कर ली थी। तो मैं एक बार विवरणात्मक न्याय जो भाग है उसके बारे में आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि न्याय है। विवरणात्मक भाग में पहला आता है न्याय। तो न्याय है, न्याय 3 प्रकार की हमने बात की थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीसरी है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी इन तीनों प्रकार की न्याय का हमने अध्ययन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें जो सम्मिलित किया गया है न्याय के स्वरूप को, उसका उल्लेख कर लिया था। अब मैंने आपको इसके साथ साथ ये भी बताया था कि न्याय का जो स्वरूप है ये 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? रूस की क्रांति से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में न्याय का स्वरूप कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित है। कैसा भी 3 भाषा चेंज करके कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उन तीनों ही न्याय का जो स्वरूप है वो 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था इसके पश्चात स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यानी भारतीय संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तत्व, तीनों विशेषताएं कहाँ से ली गई है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है कहाँ से उद्धृत है, किस देश की से प्रेरित होकर के या कौन सी क्रांति से प्रेरित होकर के ली गई है। तो एक क्रांति हुई थी फ्रांस के अंतर्गत 1789 से 1799 के बीच। और इस फ्रांस की क्रांति में मजदूरों ने अपने वहाँ के जो राजा शासक था उसके खिलाफ अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता प्राप्त करने के लिए और भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस क्रांति का सूत्रपात किया था और उसमें अंत में उनको सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो उसी से प्रेरित होकर के जो फ्रांस की क्रांति है, इससे प्रेरित होकर के भारतीय संविधान है, उस निर्माता हैं, उनके द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। देखो, बंधुता है, इसके और भी शब्द आते हैं, इसको बंधुत्व भी कह सकते हैं अपन, दूसरा शब्द भाईचारा भी कह सकते हैं, एक ही बात है।
भाईचारा, यानी पूरे विश्व को ये इस क्रांति ने बंधुता, स्वतंत्रता और समानता या भाईचारा या बंधुत्व बोल दो, तो इन तीनों शब्दों को इस फ्रांस की क्रांति के द्वारा पूरे विश्व में फ्रांस की क्रांति ने संदेश दिया और अनेक देशों के संविधान में इन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात हमने अध्ययन किया था, बंधुता तक हमने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ते हैं भारतीय संविधान में अगला शब्द जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, उसका अध्ययन करते हैं, वो है अखंडता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत अब तक केवल और केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। तो उसके तहत दो शब्द हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। तो हमने दो बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था उसकी विशेषता पढ़ी थी, और पंथ निरपेक्ष है उसकी भी हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरी चर्चा कर ली थी। अब बचा हमारा एक अखंडता शब्द जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो याद रखना, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। फिर कौन कौन से शब्द जोड़े गए और कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संशोधन किया जाता है। 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता शब्द। तो इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित करके भारतीय संविधान को और विस्तृत बनाया गया है। और अब तक अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बेरूबाड़ी संघ मामला हुआ था 1960 में। बेरूबाड़ी संघ विवाद, यह विवाद 1960 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना के अंतर्गत संसद को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये बात कही थी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन अपने इस 1960 के निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 ईस्वी में एक और विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है और वो है केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद। और इस विवाद के माध्यम से, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट है उसने SUPREME सुप्रीम CO, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, एक निर्णय दिया अपना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना को क्या कर लिया जाता है? संविधान का भाग स्वीकार कर लिया जाता है। और संसद, साथ ही साथ कहा गया कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अर्थात भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार या भारत में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। यानी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संशोधन किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद बताया था, आर्टिकल मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा भारतीय संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा हमने चर्चा ये भी की थी कि अनुच्छेद 368 है, इसके तहत कितने प्रकार के संशोधन किए जाते हैं? तो 2 प्रकार के संशोधन मैंने आपको बताए थे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से भारतीय संसद है उसके द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्य। आधे से ज़्यादा राज्यों का मतलब कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों में 14 से ज़्यादा, आधे होते हैं 14, और 14 से ज़्यादा यानी 15 राज्य कम से कम यदि स्वीकृति दे देते हैं तो वो संशोधन स्वीकार कार्य हो जाता है।
इसके अलावा ये दो बात तो कही अनुच्छेद जो 1973 का केशवानंद भारती विवाद था उसके तहत या उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये दो बात तो कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। परंतु इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि संसद है वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी संविधान का जो मूल उद्देश्य, जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो वो मूल लक्ष्य हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहने चाहिए, तब संसद उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और यदि संसद मान लो मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका है वो सर्वोच्च होती है। न्यायपालिका है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है और इसके पास एक शक्ति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसको अपन कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक पुनरावलोकन ये एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका इसकी वैधता और वैधता और अवैधता की जांच करती हैं। और यदि ये कानून अवैध पाए जाते हैं तो संसद न्यायपालिका है इनको समाप्त कर देती है। यदि अवैध पाते हैं तो इनको समाप्त कर देती है, यदि वैध होते हैं तो इनको पारित कर देती है। अर्थात न्यायपालिका के पास एक ऐसी शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, जिसके तहत यदि संसद है संविधान में संशोधन करती है और उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करती है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उसकी वैधता और अवैधता की जांच करती है। यदि अवैधता पाई जाती है अर्थात कानून अवैध बनाए गए हैं तो उनको रद्द कर देती है और वैध बनाए गए कानूनों को वो मान्यता प्रदान कर देती है। अब देखो एक बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन है, यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के ली गई है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में किसको सम्मिलित किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। तो अब अपन चलते हैं हमारे अखंडता शब्द की तरफ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो अखंडता शब्द है उसका क्या तात्पर्य है, क्यों सम्मिलित किया गया। तो अखंडता शब्द के ऊपर अपन गौर करते हैं तो देखते हैं कि अखंडता शब्द है वो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य यानी अखंडता शब्द है ये भारत में के संविधान की प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया, भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनिश्चित करने के लिए, यानी दो ही बातें याद रखने योग्य हैं यहाँ पर। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर इसका मूल उद्देश्य क्या है, आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ने का या अखंडता शब्द को सम्मिलित करने का क्या मूल उद्देश्य है। तो इसका मूल उद्देश्य है कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके, उसका निर्धारण किया जा सके
कि वास्तविक तौर पर भारत की एकता बनी हुई है अथवा नहीं, इसके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बिंदु बच गया था हमारा, पीछे की चर्चा हमने कर ली, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ये पहला पार्ट भाग ब का कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप ये न माने कि हम इसको थोड़ा हल्का न लें, इसको ज़्यादा सीरियस लेकर के हम पढ़ाई करें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें और मैं यही आशा करता हूं कि शायद आप सभी पढ़ रहे होंगे। अब मैं भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है, इसका जो हमने अध्ययन किया, इसकी जो संविधान की विशेषताएं पढ़ी, इन सभी विवरणों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का सार मानी जाती है। संविधान का सार किसको कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। यानी प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। उपयुक्त कथन की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए, या 6 नंबर का प्रश्न पूछ ले यहाँ पर, तो इसका पूरा विवरण, घोषणात्मक भाग, उद्देशात्मक भाग और इसका विवरणात्मक भाग, तीनों का हमें संपूर्ण रूप से इसका उल्लेख करना पड़ता है। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द है, इनका कब जोड़ा गया, इनका मूल उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इनका अर्थ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अपन पहले भी मैं बता चुका हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भी आपसे लिखवाई जा सकती है, अर्थात आपको संविधान की प्रस्तावना मूलतः याद होनी चाहिए और उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ किस प्रकार से मैंने आपको बताया है, कैसे उसका अर्थ निर्धारित किया गया है, कब कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, उन सभी का आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो ये प्रश्नों की बात हुई, यानी दोनों पार्ट के मैंने, जब पहला पार्ट है भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसका विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न। अब मुख्यतः मैंने जो आपको विशेषताएं बताई थी, जैसे एकात्मक और संघात्मक संविधान का समावेश है या संघात्मक तत्वों का मिश्रण है, इसके अलावा कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। पंथ निरपेक्षता शब्द का आपको अर्थ पूछ सकता है, समाजवादी शब्द क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, ये पूछ सकता है, कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। ऐसे प्रश्न छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार का प्रश्न भी आपके बने वो आपको तैयार करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने का प्रयास करें, किताब से ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है, किताब से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो आपको इन सभी को अच्छी तरीके से याद करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।